साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारत में निर्वाचन के बारे में समझेंगे। हमें समझेंगे कि यह संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है और उन समस्त अनुच्छेदों में क्या क्या वर्णित है। इसके अलावा चुनाव याचिका और परिसीमन आयोग के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि समझिए कि भारत में जो निर्वाचन है वो क्या है। भारत में जो निर्वाचन और निर्वाचन से संबंधित समस्त कृत्यों के लिए एक आयोग जिम्मेवार है जिसका नाम है चुनाव आयोग या भारत में निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक किया गया है। हमने समाचार चैनलों में, विभिन्न समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से पढ़ा होगा कि चुनाव आयोग ने ये कहा, चुनाव आयोग ने ऐसे किया, मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐसे किया। तो इन सब चीज़ों को एक संक्षेप बार देख लेंगे। ऐसे मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग से संबंधित हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम भारत में निर्वाचन से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं और कुछ वैसे पद हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी होता है ताकि हम विभिन्न परीक्षाओं में जब बैठें तो हमारे पास कोई अस्पष्टता न हो और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को भली भांति समझकर उत्तर दे सके। तो देखिए, भारत में जो निर्वाचन संबंधित जो मामले हैं वो भाग 15 में, हमने हेडिंग भी यही दे रखा, भारत में निर्वाचन। भारत में जो निर्वाचन संबंधित मामले हैं भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक वर्णित है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 324 से 29 तक। और किस भाग में है? भाग 15 में। सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है कि संविधान में निर्वाचन संबंधित प्रावधान कहाँ रखे गए? तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 तक। अब देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक संस्था होगी। वो संस्था विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे चुनाव प्रक्रियाओं का वो संचालन, अधीक्षण एवं नियंत्रण करेगी। याद रखिए, संचालन भी वही करेगी, अधीक्षण भी वही करेगी और नियंत्रण भी वही करेगी। कौन? चुनाव आयोग करेगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 324। हमने अनुच्छेद के लिख रखा है कि भारत में चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग के पास होगी या है। यानी कि भारत में ऐसी कोई और अन्य संस्था नहीं है जो इस तरह के कृत्य को संपन्न कर सके या करे। ये संवैधानिक प्रावधान ही रखा गया है। और ये जो चुनाव आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि से संबंधित जितने भी चुनाव होते हैं उसके कृत्य के लिए जिम्मेदार होती है। अब देखिए कि ये चुनाव आयोग में कौन लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, किनको रखा जाता है, क्या इनको संवैधानिक गारंटी दी गई है और दी गई है तो कितनी गारंटी दी गई है, तो इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। ऐसे संक्षेप में आपको बता दूं कि चुनाव आयोग जो होता है वो एक पहले तो उसमें एक ही सदस्य होते थे, लेकिन बाद में उसमें 3 सदस्य होते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो तीनों में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। हालांकि तीनों की स्थिति बराबर होती है, वेतन भत्ते बराबर होते हैं। और यह जो आयोग है इसके निष्पक्षता के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं। प्रावधान ऐसे रखे गए हैं कि इनके जो वेतन वगैरह भत्ते होते हैं उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त तो करते हैं लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये नहीं होते हैं। इन्हें हटाने के लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है और वह प्रक्रिया वही होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। इसके अलावा इनकी जो आयु होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है। इसके साथ ही यह भी इसमें वर्णित है कि जो अन्य आयुक्त नियुक्त होंगे या जो अन्य प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त होंगे उन्हें सरकार बिना मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि जो अध्यक्ष हैं, चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनके परामर्श के बिना उन्हें नहीं हटा सकती है। उनका जो परामर्श होता है वो बाध्यकारी होता है। तो ये इसके चुनाव आयोग के जो क्या कह सकते हैं, मतलब लोग हैं, उनके बारे में कुछ कानूनी प्रावधान रखे गए हैं और ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 324 में ही वर्णित है। अब देखिए परीक्षाओं में क्या पूछेगा। परीक्षाओं में ये पूछता है कि चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनकी आयु क्या होती है। आयु आप देखें 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसके अलावा उनके हटाने की प्रक्रिया से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। तो नहीं हटा सकते, उन्हें हटाने के लिए एक निश्चित
प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, वह प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। इसके अलावा इससे संबंधित जितने भी प्रश्न, मतलब कि चुनाव आयोग के सदस्य, उनकी सेवा शर्त, उनके अन्य किसी ऐसे प्रावधान जिसमें वेतन भत्ते वगैरह जुड़े हुए हों, उस सारे के सारे मामले अनुच्छेद 324 में ही आते हैं। तो जब भी आपसे परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आए कि उनके वेतन क्या है, भत्ते क्या हैं, या उनके भत्ते से संबंधित अनुच्छेद क्या है, तो ये सारे चीज़ अनुच्छेद 324 में ही वर्णित है। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसके लिए, मतलब चुनाव आयोग के लिए एक अलग वीडियो हमने बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल से उसका वर्णन है। यहाँ पे समय को खराब न करते हुए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अनुच्छेद 324 में ही वर्णित है कि भारत में चुनाव कार्य को के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग के पास है या होगी। यानी कि चुनाव से संबंधित जितने भी कृत्य हैं उसके लिए ये संस्था जिम्मेवार होगी। ठीक है, कौन संस्था? चुनाव आयोग जिम्मेवार होगी। और उस चुनाव में किसका किसका होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव होते हैं। इसके लिए समस्त कार्य चुनाव आयोग ही करेगी। हालांकि चुनाव आयोग अकेले नहीं करते, वो समस्त तंत्र के साथ करते हैं, लेकिन उन तंत्रों को कैसे शामिल किया जाता है उसको आगे देखते हैं। अनुच्छेद 325, देखिए अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी का निर्वाचक नामावली में आयोग या योग नहीं होगा। देखिए एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि हर चुनाव के लिए, मतलब जो भी विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए एक साधारण नामावली होगी। एक साधारण नामावली होगी। नामावली का मतलब हो गया कि एक क्या कह सकते हैं, वोटिंग लिस्ट में जो नाम होता है एक वैसा रहेगा जो सरकार के पास होती है, और उसमें जो वोट देने के लिए जो नामावली है, निर्वाचक नामावली जिसको बोलते हैं, निर्वाचक नामावली, उसमें धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को न तो योग्य माना जाएगा और न किसी को अयोग्य माना जाएगा। अर्थात हमारे यहाँ सांप्रदायिक क्षेत्रीय तरह के जो प्रतिनिधित्व हैं उसको प्रतिबंधित किया गया। हालांकि जो इसमें वर्णित नहीं है उसके आधार पर किया जा सकता है। जैसे इसमें क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर है कि भेद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अलावा कोई भेद है तो उसके आधार पर किया जा सकता है। जैसे कोई पागल है, कोई स्वस्थ चित्त का आदमी नहीं है, अपराधी है, अपराध सिद्ध हो चुका है या कोर्ट ने उसको प्रतिबंधित कर दिया है, तो फिर उनको इस नाम से हटाया जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ आपको याद होगा कि अंग्रेजों के शासन में इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर भेद किया गया था, और देश में फिर बाद में देश दो भाग हुआ और समाज में भी विद्वेष फैला। तो इसको पूर्णतः बंद करने के लिए ये वर्णित किया गया है कि भाई इन आधारों पर हम किसी को अयोग्य नहीं मानेंगे। इसके अलावा कोई आधार है तो उसके आधार पर योग्यता मानी जा सकती है। अब देखिए परीक्षा में क्या रहेगा। परीक्षा में रहेगा कि साधारण निर्वाचक नियमावली का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिए कि नियमावली से संबंधित, यानी कि निर्वाचक नियमावली से संबंधित जो भी मामले होंगे वो 325 में ही वर्णित है। हालांकि इसमें बहुत सारे कनिकाएं हैं, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि निर्वाचक नियमावली की या निर्वाचक नामावली से संबंधित जो भी मामले होंगे वो इसी में आते हैं। ठीक है, नियम भी और नाम भी। नियम ये कहता है कि किसी को हम धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, और साथ ही ये भी इसमें यह भी वर्णित है कि एक साधारण नामावली होगी। साधारण का मतलब वो असाधारण नहीं होगी, उसमें जो भी नाम आएंगे 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नाम होंगे सब उसमें वर्णित होंगे। और नियम ये कहता है कि उस नाम के वर्णन में या उस नाम के जोड़ने में या उस नाम को हटाने में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। तो याद रखेंगे 325 निर्वाचक नामावली से संबंधित है। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा कि संविधान में जो वोट देने का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में चुनाव देने का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो नहीं, ये कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार इसलिए कि कानून आपको ये अधिकार करता है कि आप चुनाव दीजिए, और यदि आप चुनाव नहीं दे पाते हैं तो कानून अपने सिस्टम को, अपने तंत्र को प्रभावी करेगा और बोलेगा कि भाई आप ये सुनिश्चित कीजिए कि अमुक आदमी अपने मत का प्रयोग करे। अब देखिए अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होगी।
वयस्क मताधिकार, वयस्क कौन है? जो 18 वर्ष से ऊपर है। पहले 21 वर्ष था और 61वें संविधान संशोधन में लिख दिया है, देख लीजिए। 61वें संविधान संशोधन जो 1889 के पश्चात हमारे यहाँ 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को वयस्क माना गया है और वह व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त का है, आपराधिक नहीं है, वो मत देने का अधिकारी है, मत दे सकता है। इसके अलावा ये जो 18 वर्ष की आयु है कौन सुनिश्चित करेगा? तो विधानमंडल जो है यह सुनिश्चित करती है कि अमुक डेट से ऊपर के व्यक्ति जो 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं वो मत देने के अधिकारी हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा? 324 जो है वो ये कहता है कि चुनाव अधीक्षा नियंत्रण एवं क्या निर्देशन के लिए एक आयोग होगा जिसका नाम चुनाव आयोग होगा, और चुनाव आयोग से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 324 में ही वर्णित है। उनके लोग, उनके कार्य, उनकी शक्ति, उनके हटाने की शक्ति, उनके जोड़ने की शक्ति, जितनी चीज़ें हैं वो 324 में ही वर्णित है, और उससे संबंधित जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे वो 324 ही होंगे। 325 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव साधारण निर्वाचक नामावली या नियमावली में भेद नहीं किया जाएगा। यदि इसके अलावा कुछ है तो भेद किया जा सकता है। तो नाम जोड़ने, घटाने, काटने से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 325 है। 326 कहता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारे यहाँ चुनाव होंगे और निर्वाचक नामावली में जो नाम जोड़े जाएंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही जोड़े जाएंगे। और हमारे यहाँ याद रखिएगा कि चुनाव देना यानी कि वोटिंग का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है, और 61वें संविधान संशोधन के पश्चात जो वयस्क माना गया है 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को माना गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 327। अब देखते हैं अनुच्छेद 327। 327 जो है वो कहता है, देखिए 327 और 28 दोनों एक ही हैं, इतना ध्यान रखिएगा। एक केंद्र को या संसद को शक्ति प्रदान करता है और दूसरा राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। जहां यह ध्यान रखेंगे कि राज्य विधानमंडल को दी हुई जो शक्ति है, मतलब चुनाव संबंधित कुछ नियम बनाने की, वो अनुपूरक है। 327 का जो 328 जो है 327 का अनुपूरक है। यदि कुछ वैसे मामले हैं जिन पर संसद ने कानून नहीं बनाए हैं या उसके मन से, दिमाग से ओझल हो गई है और वो उसके अधिकार क्षेत्र में आते भी नहीं, हालांकि उसके अधिकार क्षेत्र में तो सब आते हैं, लेकिन उसने उस पर नहीं बनाना उचित समझा है तो राज्य विधानमंडल उस पर कानून बना सकती है। अब 327-28 को देख लेते हैं। 327 कहता है कि निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, यानी कि निर्वाचन संबंधी जितने भी उपबंध हैं उस पर संसद ही कानून बना सकती है और कोई कानून नहीं बना सकती है। और उस कानून में क्या शामिल होगा? उस कानून में शामिल होगा निर्वाचक नामावली को तैयार करना, तैयार करवाना या तैयार करवाने से रोकना, साथ ही निर्वाचक नामावली से संबंधित कुछ चीज़ों को बदलना, हटाना, जोड़ना, इसके साथ परिसीमन आयोग को बनाना और साथ यह निर्धारित करना कि किस समय से हम जनसंख्या को लेंगे, किस समय से जनसंख्या को नहीं लेंगे। इसके साथ ही हम कब तक परिसीमन आयोग को रखेंगे, कब तक परिसीमन आयोग को हम नहीं रखेंगे, ये सारे संबंधित जो मामले हैं वो 327 में आते हैं और इस पर संसद ही कानून बना सकती है। देखिए, संसद समय समय पर प्रत्येक सदन या विधानमंडल या सभी के लिए निर्वाचनों के संबंध में किसी विषय पर कानून बना सकती है। यानी कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी विषय जो होगा उस पर संसद जब मन हो उसकी, जब उसकी जरूरत हो, जब उसको लगे कि ऐसा बनाना अनिवार्य है तो बना सकता है। और ये शक्ति जो है संसद को अनुच्छेद 327 प्रदान करती है। सेम यही शक्ति अर्थात बिल्कुल समान ऐसी ही शक्ति राज्य विधानमंडल को अनुच्छेद 328 के तहत प्रदान की गई है। लेकिन 328 ये सीधा नहीं कहता है कि आप किसी भी विषय पर कानून बनाएंगे। यदि संसद ने कानून नहीं बनाए हैं तो उस पर आप एक अनुपूरक कानून बना सकते हैं। राज्य विधानमंडल को भी एक आंशिक शक्ति दी गई है। इसके देने के पीछे का कारण यह है कि भारत एक विशाल देश है। जिस समय कानून बने थे, जिस समय क्या कह सकते हैं संविधान बना था, उस समय स्थितियां बहुत अलग थी। यदि समस्त चीज़ें केंद्र के ही हाथ में दे दी जाती तो बहुत से राज्यों में भिन्नताएं भी मौजूद थी। उनके जो भिन्न वर्ग थे उनको संतुष्टि प्रदान करना भी था और साथ ही संविधान में सबको जोड़ने की एक प्रबल इच्छा और ज़रूरत भी थी। तो इसके लिए प्रावधान रखा गया कि यदि कुछ ऐसे मामले हट जाते हैं या दृष्टि से उतर जाते हैं तो उस पर
राज्य विधानमंडल भी कानून बना लेंगे। जैसे बहुत जगहों में देखे होंगे कि महिलाओं को 50% से ऊपर आरक्षण दे दिया गया, तो ये सब चीज़ें रखी गई हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जहाँ पे राज्य विधानमंडल भी अपने कानून बना सकते हैं। तो याद रखिए कि निर्वाचन से संबंधित जितने भी कानून हैं, संसद का मामला जब आएगा तो अनुच्छेद 327, विधानमंडल का मामला है तो 328। यानी परीक्षाओं में जब आपसे पूछ दे कि संसद जो है किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन के से संबंधित या निर्वाचन से के किसी भी मामले से संबंध में कानून बना सकती है, तो वो अनुच्छेद 327 होगा और राज्य विधानमंडल 328। अब देखिए इन जो निर्वाचन के जो कानून होंगे उनमें क्या क्या शामिल होते हैं। तो निर्वाचन से संबंधित सभी मामले, मतलब चुनाव से संबंधित सभी मामले आते हैं, जिनमें निर्वाचक नामावली तैयार करना, परिसीमन, इसके अलावा अन्य और भी चीज़ें कि भाई हम किस जनसंख्या से मानेंगे, माने जो क्या जनगणना होती है वहाँ से मानेंगे। इसके अलावा हम वो ये भी कह सकते हैं कि हम परिसीमन को कब तक रख सकते हैं, कब तक परिसीमन को नहीं रख सकते हैं। तो निर्वाचन से संबंधित जितने भी मामले आएंगे वो सब अनुच्छेद 327 में है और संसद को ये शक्ति है कि उस पर वो क्या कह सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इन जो कानून बनते हैं 327 और 328 कि उस पर 329 रोक लगाता है। 329 कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि कोर्ट में निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले को वर्जित किया गया है, अर्थात कोर्ट जो है यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है इससे निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले को नहीं देखेगी। हालांकि यदि विधिक मामला है तो जरूर देखेगी, लेकिन जो साधारण मामले होते हैं वो नहीं देखेगी। अब देखिए ऐसा भारत में कोई कानून नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती है, ये याद रखिएगा। देखेगी यदि मामला विधिक हो जाती है, अर्थात कोई जो कानून बना है वह सुस्पष्ट नियमों के अधीन बना है कि नहीं बना है, और यदि वो कानून बना है तो संविधान के किसी विधि का उल्लंघन तो नहीं करती है, ये सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट देखेगी, उस पर उसको कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसमें यह वर्णित है कि 327 और 28 में जो नियमावली बनेंगे, अर्थात 327 और 28 के तहत जो कानून बनेंगे उसको कोर्ट नहीं देखेगी, उस पर रोक लगा दी गई है कि भाई वो सब मामले कोर्ट में नहीं जा सकते। इसमें दो मामले मुख्य रूप से आते हैं, दो मामले मैं वर्णित कर देता हूं। देखिए पहला तो मामला है परिसीमन आयोग का। पहला जो मामला है परिसीमन आयोग का, अर्थात सरकार जो है समय समय पर एक परिसीमन आयोग गठित करती है जो जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा करती है। याद रखिए वो विधानमंडल या लोकसभा के सीटों को नहीं बढ़ाती है, सिर्फ संख्या को बदलती है, जनसंख्या के आधार पर उसका परिसीमन करती है। और उसके जो मामले होंगे यानी कि परिसीमन आयोग से संबंधित कोई भी जो मामला होगा उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। साथ ही यदि चुनाव में कुछ चुनावी प्रक्रिया में, मतलब विधानसभा लोकसभा के चुनाव में कुछ गलती हुई है, कुछ समस्याएं हुई हैं, कुछ त्रुटि उत्पन्न हुई है, कुछ बगलिंग माने कुछ खराबी हुई है, तो उसके लिए आप सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको एक चुनाव याचिका दायर करनी पड़ेगी और वो उस पर के आधार पर भी चुनाव होगा, मतलब चुनाव नहीं, उसके आधार पर उसका निर्णय होगा, न्याय निर्णय होगा। तो उसको हम अलग देख लेते हैं। तो दो मामले यानी कि परिसीमन और चुनाव संबंधित, यानी कि चुनाव में गड़बड़ी संबंधित जो मामले हैं उसके लिए आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। उसके लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है और उस प्रक्रिया का नाम है चुनाव याचिका। तो 327 और 28 के तहत बने जितने भी मामले होते हैं उसमें 329 के तहत यह प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कोर्ट में वो मामला जाएगा। यानी कि जब आपसे परीक्षाओं में यह पूछे कि चुनाव संबंधित मामले को किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय में वर्जित किया गया है, न्यायालय से वर्जित किया गया है, तो अनुच्छेद 329, ठीक है, अनुच्छेद 329। अब देखते हैं चुनाव में तंत्र। ये चुनाव तंत्र जो है कैसे काम करता है। अब देखते हैं भारत में चुनावी तंत्र। अभी तक हमने उसके कानूनी चीज़ों को देखा था, अनुच्छेद 324, 25, 26, 27, 28 और 29 कि किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है। अब देखते हैं चुनाव के तंत्र को और उसकी प्रक्रिया को। देखिए प्रक्रिया को तो आप विभिन्न समाचार माध्यमों में देखते ही होंगे कि सबसे पहले अधिसूचना जारी होती है। अधिसूचना के बाद राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं या वैसे भी लोग जो किसी दल में नहीं हैं तो उस प्रक्रिया का पालन करते हैं। अमुक डेट से अमुक डेट तक
नामांकन प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी की जाती है, यानी कि जांच परख की जाती है। फिर एक खास डेट में, यदि क्षेत्र बड़ा है तो विभिन्न डेटों में, या छोटा है तो एक खास डेट में चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद एक खास जो डेट होती है या जो निर्धारित डेट तारीख होती है, उस दिन क्या कहते हैं उसको, मतगणना होती है। और फिर जो विजित होते हैं और जो हारते हैं, या किनको किनको कितना वोट मिला, इन सारे चीज़ों को चुनाव आयोग जो है वो जल्द से जल्द प्रदर्शित करती है, सामने सबके रखती है, और फिर उनका शपथ ग्रहण होता है। तो इस तरह से एक चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इसमें कुछ तंत्र होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उसको हमने संक्षेप रूप में रखा है, आप इसको देख लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, परीक्षा में यदि पूछ दे तो दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले जो होता है सोपान जो ऊपर का है, उसमें होता है भारत का निर्वाचन आयोग, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस समस्त निर्वाचन का नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशन करेगा। उसके नीचे होते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये राज्यों में होते हैं, ठीक, या केंद्र में भी रहेंगे, जैसे इसको जरूरत हो यह नियुक्त करता है। याद रखिए कि जब जरूरत होगा चुनाव आयोग को तभी वो नियुक्त करेगा, उसको ये नहीं है कि भाई पहले नियुक्त कर लीजिए या बाद में कीजिएगा। तो इसके नीचे एक होते हैं, जब चुनाव होती है उसकी बात बता रहा हूं मैं, कि उसके नीचे होते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, CEO। उसके अलावा एक जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। उसके बाद होता है चुनाव अधिकारी। चुनाव अधिकारी ही चुनाव संचालन के लिए जिम्मेवार होते हैं, इनको बोला जाता है रिटर्निंग ऑफिसर, हमने शॉर्ट में नाम लिख दिया है RO। उसके बाद एक और होते हैं चुनाव निबंधन पदाधिकारी। चुनाव निबंधन पदाधिकारी, इनका काम होता है निर्वाचक नामावली को तैयार करना, उसके जो डेटाएं होते हैं उनको रखना, और साथ ही इनको मतलब चुनाव निबंधन पदाधिकारी के सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी होते हैं। इनका मुख्य काम ही यही है कि जो संबंधित जिला है, संबंधित ब्लॉक है, संबंधित कोई भी खंड है, वहाँ के क्या कहते हैं निर्वाचक नामावली को तैयार करना, और उस जो तैयार होगा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, ये देखना इनका काम है। उसके बाद चुनाव के दिन आपने देखा होगा कि एक और अधिकारी होते हैं, वो होते हैं पीठासीन पदाधिकारी, जिनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है। तो ये एक तंत्र होता है। अब इनमें सबका काम अलग अलग है। क्या है? चुनाव आयोग के निर्देशों को ये पालन करेंगे, इनके निर्देशों को जिला निर्वाचन अधिकारी पालन करेंगे, और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों को चुनाव अधिकारी पालन करेंगे। और ये चुनाव अधिकारी जो है सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव निबंधन पदाधिकारी और पीठासीन पदाधिकारी जो हैं वो निश्चित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चुनाव को निष्पादित कराएं। अब देखिए, ये जो सारे अधिकारी होते हैं वो राज्य सरकार के अधिकारियों से चुने जाते हैं। हालांकि इनका चुनाव जो होता है वो चुनाव आयोग करती है, लेकिन वो राज्य सरकार से परामर्श के बाद ही करती है। ध्यान है, इन अधिकारियों का जो चुनाव होता है चुनाव आयोग ही करती है, और ये जो अधिकारी चुने जाते हैं वो राज्य सरकार से परामर्श के बाद ही चुने जाते हैं। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि कोई भी राज्य मना नहीं कर सकता है कि हम ये चीज़ नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ऑफिसरों में, अधिकारियों में अफरा तफरी मच जाती हैं। फोर्सेज जो होते हैं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, अर्थात पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब उठा कर ले जाई जाती हैं विभिन्न माध्यमों से, ट्रेन से, बस से, हेलीकॉप्टर से, जहाज से ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग के पास है, और वो उसके पालन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, ये सुनिश्चित संविधान करता है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें पूर्ण सहयोग देंगी और किसी भी प्रकार के अड़चन को नहीं आने देंगी। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो अब देखिए, इसके अलावा बहुत से पर्यवेक्षक होते हैं। चुनाव में जब जाएंगे तो बहुत से पर्यवेक्षक होते हैं। पर्यवेक्षक का काम होता है देखना कि प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इन जो पर्यवेक्षक होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। जैसे कुछ खर्च के पर्यवेक्षक होते हैं, वे देखते हैं कि जो चुनाव में लड़ने वाले लोग हैं वो ज़रूर ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो पर्यवेक्षक होते हैं वो अमुक डेट में, जिस दिन चुनाव होता है उस दिन घूम घूम के देखते रहते हैं कि भाई किसी को चुनाव देने से वंचित तो नहीं किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे पर्यवेक्षक होते हैं, सबका अपना अपना कार्य होता है। तो ये है हमारे यहाँ तंत्र। पहले ECI, फिर CEO, फिर DEO, फिर RO, फिर चुनाव निबंधन पदाधिकारी, फिर पीठासीन पदाधिकारी। याद रखिएगा कि पीठासीन पदाधिकारी का जो चुनाव होता है वो DEO ही करते हैं।
लेकिन एक चीज़ ओवरऑल में बता दे रहा हूँ कि जितने भी राज्य में, केंद्र में जितने भी अधिकारी चुने जाते हैं चुनाव प्रक्रियाओं का पालन करवाने के लिए या उसके निष्पादन को संपादित कराने के लिए, वो राज्य या केंद्र से बड़े अधिकारी जो हैं, तो संबंधित राज्य के कोई अधिकारी है तो संबंधित राज्य से सलाह के बाद ही उनकी नियुक्ति होती है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि अधिसूचना जारी होती है। अधिसूचना जारी होने के बाद विभिन्न डेट रखे जाते हैं। चुनाव आयोग अथी के सामने आता है, माने मीडिया के सामने आके बोल देता है कि भाई इतना डेट से इतना डेट तक आप नामांकन कर सकते हैं, अमुक डेट को, मतलब 2-4 डेट को चुनाव हो गए और फला डेट को, यानी कि उस डेट को वो क्या कहते हैं मतगणना होगी और उसके बाद विजित अविजित या जिनको जितना वोट मिला सारी चीज़ों को, सूचनाओं को जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग सबके सामने रखता है विभिन्न माध्यमों से। इसके बाद जब चुनाव प्रक्रिया अंतिम दौर में आती है तो वहाँ होता है शपथ। अब शपथ जो है वो एक टेक्निकली मामला है। शपथ लेने के लिए ध्यान रखेंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जहाँ चुने हुए जो लोग हैं यानी कि विधायक जो होते हैं या कोई भी, वो शपथ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति जेल में तो जेल अधीक्षक के पास शपथ लेगा, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में तो वो जो चिकित्सा पदाधिकारी, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं उनके सामने शपथ लेगा, या कोई व्यक्ति भारत से बाहर है तो उस स्थिति में वो वहाँ के जो उच्च आयोग हैं उनके सामने वो शपथ लेगा। और इस प्रकार से ये चुनावी प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है। हालांकि विधानमंडल और जो विधानसभा होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं उनके शपथ की एक अलग प्रक्रिया है, अलग चीज़ है, वो अलग बात है। लेकिन चुनाव आयोग जो है के शपथ के साथ अपनी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेता है। लेकिन जब इतनी प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी तो कहीं ना कहीं त्रुटि होगी, कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी। किसी विजित जो हार गया है उसको लगेगा कि भाई कुछ बगलिंग हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, तो उस स्थिति में वो क्या करे। यहाँ याद रखिए कि एक बार चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद चुनाव आयोग की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। चुनाव आयोग कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी, उसको कोई मतलब नहीं है। प्रक्रिया समाप्त हो गई, प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब आप चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे कि देखिए फला गांव का वोट नहीं पड़ा था, चिल्ला गांव का वोट नहीं पड़ा था, फले लोगों को रोका गया था, ये सब नहीं होगी। उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है चुनाव याचिका। तो अब समझते हैं चुनाव याचिका को। देखिए प्रक्रिया हमने सिर्फ इसलिए थोड़ा बता दिया कि ताकि ध्यान रहे, और परीक्षाओं में तो ज़्यादा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी पूछ दे तो चुप नहीं रहना है। अब देखिए चुनाव याचिका थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखिए चुनाव याचिका जो है ये साधारण याचिका नहीं होती, याद रखिए ये साधारण याचिका नहीं है, ये एक विशिष्ट याचिका है। इसमें कानून ये कहता है कि 45 दिनों के अंदर किसी उम्मीदवार को या चुनाव कार्यकर्ता को लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो 45 दिनों के अंदर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर सकता है। बात समझ रहे हैं? कितनों दिनों के अंदर? 45 दिनों के अंदर। परीक्षा में ये पूछेगा कहाँ दायर करेगा? संबंधित राज्य। मान लीजिए बिहार का मामला है तो बिहार के उच्च न्यायालय में, झारखंड का है तो झारखंड के उच्च न्यायालय में, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में। यानी कि जहाँ का ये मामला है वहाँ के उच्च न्यायालय में वो एक याचिका दायर करेगा और उस याचिका का नाम होगा चुनाव याचिका। ठीक है, तो चुनाव याचिका जो दायर होगा वो 45 दिनों के अंदर होगा। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में वर्णित किया गया था कि ऐसी याचिकाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो जल्द से जल्द देखेगी। हालांकि ये जो प्रक्रिया है बहुत लंबी चल जाती है और इस प्रक्रिया के मतलब कभी कभी तो इतनी लंबी चली जाती है कि वो सेशन ही खत्म हो जाता है, मतलब 5 साल का काम में खत्म हो जाता है। तो हालांकि इस पर और कोई ज़्यादा कुछ कानून है नहीं। आपको इसी याचिका के तहत यानी कि चुनाव याचिका के तहत आपको कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट ये देखेगी कि मामला कैसा है, किस तरह का, और यदि वो निर्णय देती है तो याद रखिएगा कि उस चुनाव याचिका में कोई खास जगह संलग्न नहीं होती है, कोई खास जगह जोड़ा नहीं होता, पूरा इलाका होता है। यदि माननीय कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया या माननीय कोर्ट ने कह दिया कि हाँ इसमें गड़बड़ हुई है तो उसके बाद फिर पूरा चुनाव यानी कि उस इलाके का पूरा चुनाव खत्म हो जाता है, नेस्तनाबूद हो जाएगा और फिर वहाँ दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा। समझ रहे हैं? खास जगह नहीं, पूरे इलाके में दोबारा चुनाव करानी पड़ेगी। तो ये है चुनाव याचिका। तो चुनाव याचिका से जो प्रश्न पूछा जाता है बहुधा यही प्रश्न पूछा जाएगा कि चुनाव की जो
उम्मीदवार हैं किस याचिका के तहत अपना कोर्ट के पास जाएंगे, तो चुनाव याचिका के तहत। कितने दिनों के अंदर? 45 दिनों के अंदर। ऐसे तो कोर्ट पर भी प्रतिबंध है कि वो 6 महीना के अंदर इसको करेगा, लेकिन होता जल्दी नहीं है, उसमें टाइम लगते हैं। जो सबसे बड़ा मामला अपने देश में इस चुनाव याचिका से संबंधित है वो श्रीमती इंदिरा गांधी का मामला था, जहां पे उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। हालांकि वो एक अलग राजनीतिक मामला था, उस पर चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके स्मृति में ध्यान लाने के लिए हमने बात बोली। और ये चुनाव याचिका जो दायर होगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में होगा। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में होगा, यानी कि डायरेक्ट उच्च न्यायालय चले जाएंगे नहीं, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में जाएंगे। वहाँ न्यायालय यह देखेगा कि किस तरह का मामला है। यदि अवैध घोषित करता है या चुनाव हाई कोर्ट को लगता है कि ये गलत हुई है, तो फिर पूरे इलाके में दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा, न कि सिर्फ खास जगह। ये है चुनाव। अब देखिए चुनाव में एक जो सबसे बड़ी चीज आती है वो होता है परिसीमन आयोग। हम इसको भी देख लेते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्या होता है परिसीमन आयोग, इसको कानूनी शक्ति कहाँ से प्रदान होती है, और इसको एक नज़र अच्छी तरह से देख लेते हैं। हाँ, तो देखते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन आयोग जो है वो भारत में सबसे शक्तिशाली वैधानिक निकायों में एक है। इसके शक्तिशाली होने का सिर्फ इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित विधानसभाओं में रखा तो जा सकता है, लेकिन संशोधित नहीं किया जा सकता। खास तिथि को इसके आदेशों को राष्ट्रपति लागू करते हैं, निर्दिष्ट तिथि को वो लागू करवाते हैं। इसके अलावा इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि इसने ऐसा क्यों किया। हालांकि कोई वैधानिक मामला है तो उसको प्रश्नगत किया जा सकता है, लेकिन इसके आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती। सोच सकते हैं कि ये कितनी शक्तिशाली निकाय है। हमने इसके कुछ तथ्य रख दिए। देखिए, पहला, यह एक शक्तिशाली वैधानिक निकाय है। आयोग के आदेश को राष्ट्रपति दिए गए तिथि को, मतलब एक खास तिथि को लागू करवाते हैं। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का सीमा निर्धारण है। याद रखिए कि ये जो आयोग होती है ये संसद और विधानसभा के जो क्षेत्र होते हैं, संख्या होते हैं, उनमें बदले बिना उनके क्षेत्रों को बदल देती है। आपने देखा होगा कि आप अपने जब गांव में रहे होंगे या शहरों में रहते होंगे कि देखते होंगे कि अरे भाई पिछला बार ये विधानसभा अमुक जिला में था और इस बार ये थोड़ा सा कट के उस जिला में चला गया, या पिछला बार ये विधानसभा या मेरा गांव जो था वो अमुक विधानसभा क्षेत्र में था, इस बार अमुक विधानसभा क्षेत्र में चला गया। तो ये इसलिए किया जाता है कि जनसंख्या आधारित जो मामला हमारे यहाँ है उसमें जो बहुत सारे वर्ग होते हैं, कुछ वंचित वर्ग होते हैं, कुछ दलित होते हैं, कुछ SC ST के लोग होते हैं, तो उन सबका उचित प्रतिनिधित्व और लाने के लिए इस आयोग की गठन की जाती है। और ये आयोग सुनिश्चित करता है कि समस्त लोगों को विधानमंडल में, लोकसभा में और राज्य की विधायिका में, केंद्र के जो क्या कह सकते हैं संसदीय सिस्टम है उसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके और उनके मताधिकार के साथ साथ उनके संवैधानिक स्थिति को भी सुनिश्चित किया जा सके। तो आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य की विधानसभा में रखा तो जाता है, परंतु उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। सोचिए कितना ताकतवर है कि इनके मामले को वहां रखा तो जा सकता है, लेकिन संशोधित नहीं किया जा सकता। जिस राज्यसभा से संबंधित मामला है वहां के विधानमंडल में रखा जाएगा और साथ ही संसद में तो जरूर रखा जाएगा, लेकिन उनमें संशोधन नहीं होंगी। और इसके जो आदेश होते हैं उसको राष्ट्रपति न्यायालय में भी प्रसंगत नहीं किए जा सकते। तो ये है परिसीमन आयोग। और एक चीज याद रखिएगा कि अनुच्छेद 82 उद्घोषित करता है या संसद को शक्ति देता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन किया जाएगा। यानी कि संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि जब भी जनगणना होगी उसके बाद आप एक आयोग गठित करेंगे और यह जो आयोग होगी वो जनसंख्या का पुनः समायोजन करेगी, यानी कि मिलाएगी। अभी तक 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं और सबसे बड़ा जो मामला होता है ये इसमें ये पूछा जाता है कि पहले परिसीमन जो आयोग थे उसको कब गठित हुआ था, दूसरा कब गठित हुआ था, और साथ ही इसके संरचना से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसको भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। अब देखते हैं परिसीमन आयोग के संरचना एवं संक्षिप्त इतिहास को।
तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है परिसीमन में, हमने आपको बताया कि यह एक वैधानिक निकाय है, इसके मामले को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसके जो आदेश होते हैं उसमें कोई भी संशोधन भी नहीं कर सकता, यही पूछा जाता है। और इसके अलावा इसके संरचना में थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड कोई न्यायाधीश होते हैं। याद रखिएगा कौन होते हैं, उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड या अवकाश प्राप्त कोई न्यायाधीश होते हैं। और इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल होते हैं, और यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल नहीं होंगे तो उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा, यानी कि परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होंगे, साथ ही संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उसमें शामिल होंगे। सॉरी, मुख्य निर्वाचन नहीं, संबंधित राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो शामिल होंगे। और लोकसभा एवं विधानसभा के 5-5 सदस्य भी उसमें शामिल होंगे। याद रखिए लोकसभा एवं संबंधित राज्य जो है जहाँ भी परिसीमन हो रहा है वहाँ के 5 विधानसभा सदस्य होंगे। और यदि नहीं, और उन सदस्यों का जो चुनाव होगा कौन करेगा, तो स्पीकर करेंगे। याद रखिएगा परीक्षाओं में पूछ दे कि परिसीमन आयोग में जो सदस्य विधानसभा लोकसभा से चुने जाते हैं उनका चुनाव कौन करता है, तो स्पीकर करते हैं, स्पीकर होते हैं वही करते हैं। और इन सबको मिलाकर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति, संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त एवं 5 लोकसभा एवं 5 संबंधित राज्य विधानसभाओं के सदस्य सहयोगी के रूप में शामिल होते हैं। और इन सबको मिलाकर एक आयोग गठित होती है और इसी आयोग को परिसीमन आयोग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास भी देख लेते हैं। प्रथम परिसीमन आयोग का आयोग अधिनियम 1952 के तहत 1952 में किया गया था, यानी कि जो भारत में प्रथम परिसीमन आयोग बना था 1952 में बना था। और उसके लिए जो अधिनियम लाया गया था उसका नाम था परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। हमने आपको पहले ही बताया कि अनुच्छेद 82 यह कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लाया जाएगा और एक आयोग बैठाई जाएगी। हालांकि उसमें कुछ बदलाव किए गए, उसको समझ लेते हैं। दूसरा जो परिसीमन अधिनियम बना था 62 में बना था और इसी के तहत 1963 में परिसीमन आयोग बना। तीसरा परिसीमन अधिनियम 1972 में 71 की जनगणना के बाद लाया गया और परिसीमन आयोग जो है वो 73 में बना। यह हमने अधिनियम और आयोग बनने की जो वर्ष है वो ऐसे लिखे, चूँकि कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, एक संक्षेप था। इसके अलावा चौथा जो बना 2002 में और इसके जो अध्यक्ष थे वो कुलदीप सिंह थे, यानी कि चौथे परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत जो परिसीमन आयोग बना उसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया ये 71-72 के बाद फिर डायरेक्ट 2002 में क्यों, तो 1976 में सरकार ने इस पर रोक लगा दिया 2001 तक और बोला कि 2001 तक इसमें रोक लगाते हैं ताकि जो जनसंख्या नियंत्रण है उसका हवाला दिया गया। बोला गया कि भाई बार बार ऐसे होता है तो इससे क्या होता है कि लोग अपने अपने जनसंख्या को बढ़ाने लगते हैं, तो भाई इसको रोक लगा दो। कब तक, 2001 तक। ये कब लाया गया, 1976 में संसद ने इस पर रोक लगा दिया, बोला कि भाई जनसंख्या नियंत्रण हेतु हम परिसीमन आयोग को थोड़ा सा स्थगित करते हैं। कालांतर में 2001 की जब जनगणना हुई तो उसके आधार पर फिर 2002 में एक अधिनियम लाया गया। क्या कह सकते हैं उस अधिनियम का, परिसीमन आयोग अधिनियम 2002, और उसी के आधार पर 2002 में ही परिसीमन आयोग गठित हुई जिसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे। और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन हो रहा है वो इसी अधिनियम के तहत हो रहा है। ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछ दे कि जो जम्मू कश्मीर का परिसीमन हुआ किस अधिनियम के तहत हुआ, तो परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत रंजना देसाई जो हैं उसके अध्यक्ष थे परिसीमन जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के। लेकिन याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के थे, हमने बोला 2002 के जो परिसीमन आयोग के उसके अध्यक्ष कौन थे, कुलदीप सिंह थे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2001 में सरकार ने जो 1976 के जो कानून माने जो प्रावधान थे या 1976 में जो प्रतिबंध लगाए थे उसको 2026 तक बढ़ा दी। हवाला ये दिया कि उस समय तक जो जनसंख्या है उसमें संतुलन आ जाएगी। अब क्या संतुलन आएगी, कैसी संतुलन आएगी, किस प्रकार की संतुलन आएगी, एक अलग राजनीतिक और सामाजिक विषय,
हमारा काम देखना नहीं है, हम सिर्फ आपको ये बता दिए कि 84वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया। 84वां संविधान संशोधन के तहत जो प्रावधान था कि हम 76 में लाया गया था कि भाई इसको 2001 तक रोका जाए, परिसीमन को रोका जाए, तो इसको फिर बढ़ा करके 26 तक किया गया 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन एक उसमें झोला है, झोला ये है कि इस जो परिसीमन को बढ़ाया गया या इस परिसीमन को प्रतिबंधित किया गया वो लोकसभा के लिए किया गया, राज्यसभा के लिए नहीं। राज्य विधानमंडल के लिए जो चुनाव होते हैं उसका जो है परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर होता है, ताकि SC ST जो है उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। फिर से इसको समझ लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं हो कि परिसीमन आयोग जो है वो अभी तक 4 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। पहला परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत 1952 में, दूसरा परिसीमन आयोग अधिनियम 62 के तहत 1963 में, तीसरा परिसीमन आयोग 1972 के तहत 73 में, और चौथा परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत 2002 में ही, और उसके अध्यक्ष है कुलदीप सिंह। वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन हुआ है या हो रहा है या हुई, वो इसी 2002 के परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत हुई, और उसके जो अध्यक्ष थे श्रीमती रंजना देसाई थी। पूरा नाम अलग था लेकिन रंजना देसाई, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्य विधानसभा क्षेत्रों का जो परिसीमन है 2001 की जनगणना के आधार पर है। लोकसभा के परिसीमन को 26 तक 84वें संविधान संशोधन के तहत 26 तक बढ़ा दिया गया है। और ये जो लोकसभा का जो क्या कह सकते हैं जनसंख्या का जो आवरण रखा गया है, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके जो जनसंख्या का परिसीमन है वो 1971 के जनसंख्या के आधार पे है। याद रखिएगा, विधानसभा का 2001 के और लोकसभा का 1971 में, इतना ही ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा परिसीमन आयोग। और आज इस तरह से हमने पूरे निर्वाचन सिस्टम को एक कानूनी वैध तरीके से देखा। और परीक्षाओं में प्रश्न इतने ही पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे, और जब परीक्षाओं में बैठें तो प्रश्न को पूरी तरह से समझ करके बनाएं। और अंत में एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप पठन पाठन का कार्य करते हैं NCERT के बुक को जरूर पढ़ें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।